Hello students, myself Rakesh Misra. This is part third video of assertion and reason. In previous video lecture, you have learned from this assertion reason paper from question number 1 to 4. This was the question number 1, primary transcription in eukaryotes, and it has the two basic portion, the portion 1 and portion 2. And this one is the second question of the previous video lecture. E. coli having PBR322 with DNA insert worm as first. तो इसका जो पार्टिकुलर हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा वो बेसिकली आपको इन्हीं चार ऑप्शन में से देने रहते हैं. ठीक है, एसर्शन रीजन दोनों सही है, ए एसर्शन सही है, रीजन गलत है. एसर्शन रीजन दोनों सही है, रीजन उसका करेक्ट एक्सप्रेशन तभी होगा. दोनों एसर्शन रीजन का सेंटेंस सही है बट रीजन जो है करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं, ये भी होगा. एसर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, दोनों एसर्शन रीजन फॉल्स. ठीक है, तो एक ट्रिक ये भी है कि अगर एसर्शन फॉल्स हो तो तुरंत ऑप्शन डी पे चले जाइए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, कम्युनिटी विथ मोर स्पीसीज इज मोर स्टेबल देन दैट विथ लेस स्पीसीज. इसका भी मैंने सॉल्यूशन लास्ट वीडियो लेक्चर के साथ अपलोड किया था, आप उसको ज़रूर देखेंगे. ठीक है, नेक्स्ट, इन ओफ्राइस वन पेटल ऑफ द फ्लावर बियर्स एन अनकैनी रिजेंबल टू द फीमेल बीज. कह रहा है कि ओफ्राइस में, ये भी हो गया था लास्ट में, मैंने क्या बोला था, ओफ्राइस का जो फ्लावर होता है वो दिखने में तो बिल्कुल फीमेल बी की तरह से होता है, और ये टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कम्पीटिंग विद द सेम रिसोर्सेज. मैंने बोला था कि ये दोनों सेंटेंस जो है में से जो रीजन जो है, रीजन वाला जो सेंटेंस है वो फॉल्स है, सिर्फ एसर्शन सही है, इसका मतलब ऑप्शन सी होगा. ठीक है, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है. ठीक है, अब आगे क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में, द पॉसिबिलिटी ऑफ अ फीमेल बिकमिंग हीमोफिलिक इज़ वेरी रेयर. तो मैग्नीफाई कर दे रहे हैं ताकि आपके टारगेट में आ जाइए. द पॉसिबिलिटी ऑफ, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द पॉसिबिलिटी ऑफ फीमेल बिकमिंग अ हीमोफिलिक इज़ वेरी रेयर. कह रहा है कि हीमोफिलिक फीमेल सोसाइटी में हो, इसकी पॉसिबिलिटी क्या होती है, बहुत कम होती है, रेयर होती है. ये 100% ट्रू स्टेटमेंट है, ध्यान देना है, ये 100% ट्रू स्टेटमेंट है. ठीक है, यानी हमारा जो स्टेटमेंट रीजन है, जो एसर्शन है वो एसर्शन सही है. मदर ऑफ सच फीमेल हैज़ टू बी एट लीस्ट कैरियर एंड फादर शुड बी हीमोफिलिक. यानी कि ऊपर अगर कोई फीमेल हीमोफिलिक कंडीशन है, हीमोफिलिक अगर कोई फीमेल होती है तो उसके लिए फीमेल का एटलीस्ट कैरियर होना ज़रूरी है और फादर का एटलीस्ट हीमोफिलिक होना ज़रूरी है. स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और ये रीजन का, ये एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है रीजन. ठीक है, देखो हीमोफिलिक रेयर क्यों होते हैं, रीजन मैं बता दूं. देखो हीमोफिलिक इसलिए रेयर होते हैं क्योंकि हीमोफिलिक अगर किसी फीमेल का होना है तो उसके जो दोनों एक्स क्रोमोजोम है उस पर हीमोफिलिक का जीन होगा. ठीक है, तो एक जीन, आपको पता है कि एक जीन फादर से आता है और दूसरा जीन मदर से आता है. ठीक है, दूसरा एक्स क्रोमोजोम मदर से आता है. मदर में सपोज दैट एक एक्स क्रोमोजोम है और वो हीमोफिलिक है, दूसरा एक्स क्रोमोजोम है वो नॉर्मल है. ठीक है, तो ये मदर क्या होगी, नॉर्मल होगी. ठीक है, इसको हीमोफीलिया नहीं होगा. ऐसे फीमेल को बोलते हैं हम लोग कैरियर. बायोलॉजी की लैंग्वेज में ऐसे क्या बोलते हैं हम लोग, कैरियर. ध्यान देना है, कैरियर कब बोलेंगे, जब एक एक्स क्रोमोजोम पे हीमोफिलिक कैरेक्टर्स होगा. ठीक है, एक एक्स क्रोमोजोम पे हीमोफिलिक कैरेक्टर्स होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल. ठीक है, और अगर सपोज दैट कोई मेल कंट्रीब्यूट कर रहा है 1 एक्स क्रोमोजोम हैविंग हीमोफिलिक जीन्स, तो उसमें एक हीमोफिलिक जीन अगर एक एक्स क्रोमोजोम पे है तो एक ही एक्स होता भी है और दूसरा वाई क्रोमोजोम होता है. मेल के केस में दूसरा वाई क्रोमोजोम होता है. ठीक है, मेल क्या होता है, मेल को हमेशा एक्स वाई लिखते हैं और फीमेल को एक्स एक्स लिखते हैं. ठीक है, तो ये जो एक्स वाई है ये मेल बनाता है, इसमें भी एक एक्स है और वो भी अफेक्टेड है, उस पर अगर एच है, हीमोफीलिया का जीन है, तो वो कंट्रीब्यूट करेगा. तो इस मेल को हम लोग क्या बोलेंगे, ये मेल हीमोफिलिक होगा, यानी ये मेल अफेक्टेड होगा. ठीक है, तो अगर किसी फीमेल को अगर हीमोफिलिक करना है तो एटलीस्ट जो फादर होगा वो क्या होगा, वो अफेक्टेड होगा. ठीक है, और मदर जो है वो
कैरियर होगी। कैरियर मतलब नॉर्मल होगी, ठीक है, नॉर्मल। ये वाला फादर अगर 1x, ये अपना 1x कंट्रीब्यूट करता है फीमेल बनाने के लिए, ये वाली मदर अगर अपना 1x कंट्रीब्यूट करती है फीमेल बनाने के लिए, तो ये फीमेल क्या हो जाएगी, हीमोफिलिक। कंडीशन ये है कि हीमोफिलिक जो मेल होते हैं वो एबनॉर्मलिटी, वो मैच्योरिटी तक पहुंच नहीं पाते हैं, इसलिए हीमोफिलिक मेल जो है की डेथ हो जाती है बिफोर मैच्योरिटी। इसलिए बहुत रेयर चांस है कि कोई हीमोफिलिक फीमेल भी हो हमारी सोसाइटी में, ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट फादर और एटलीस्ट मदर, एटलीस्ट अफेक्टेड फादर एंड एटलीस्ट कैरियर मदर को ढूंढ पाना ये आसान काम नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एसर्शन, ये तो सेंटेंस मैंने बोला था सही है, ये रीजन एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ये पूरी तरह से बातें समझ में आई। चलो आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैन बी स्टडीड थ्रू डाई हाइब्रिड क्रॉस, ओनली दोज जीन्स शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट विच आर लिंक्ड। देखो यहाँ पे क्या दिया है, द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैन बी स्टडीड थ्रू अ डाई हाइब्रिड क्रॉस। कह रहा है कि अगर आपको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की स्टडी करनी है तो आपको डाई हाइब्रिड की स्टडी करनी ही पड़ेगी। अगर डाई हाइब्रिड की स्टडी नहीं कर रहे हैं तो आप लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की स्टडी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक केस यहाँ पे ये बनता है कि आप इसका रीजन क्या जानेंगे, क्यों डाई हाइब्रिड क्रॉस की स्टडी की जाती है, ठीक है। और तो रीजन में क्या दिया, ओनली दोज जीन्स शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट विच आर लिंक्ड। अब ये कंडीशन जो है, ठीक है, ध्यान से सुनो, ओनली दोज जीन्स शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट विच आर लिंक्ड। कह रहा है कि दो जीन, वो जीन जो आपस में लिंक्ड होते हैं वही जीन जो है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करते हैं। ये सेंटेंस ध्यान से सुने, ये सेंटेंस जो है, ये सेंटेंस गलत है। केवल वही जीन जो है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं शो करते जो लिंक्ड होते हैं, ठीक है। जो पुअरली लिंक्ड होते हैं या जो रिकॉम्बिनेंट होते हैं वो भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करते हैं। अगर दो जीन्स आपस में लिंक है तो ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं शो करते, वो डोमिनेंसी को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट के लिए ऑप्शन, इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी हो जाएगा। ये रीजन गलत है और ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है, एसर्शन का स्टेटमेंट सही है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ अडेज बायोडाइवर्सिटी इज डिक्लाइनिंग विथ डेन एक्सीलरेशन रेट। कह रहा है कि आजकल बायोडाइवर्सिटी डे बाई डे घट रही है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या पूछा है, एक्जॉटिक स्पीसीज आर कंसिडर्ड टू बी मेजर काज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज। कह रहा है कि एक्जॉटिक स्पीसीज जो होते हैं वो मेजर काज है एक्सटिंक्शन का, ठीक है। देखो दोनों स्टेटमेंट सही है। एक्जॉटिक स्पीसीज ये क्लियर है कि जब कोई पॉपुलेशन में किसी बाहर को, ये चैप्टर 15 का स्टूडेंट, ये चैप्टर 15 का मैटर है बायोडाइवर्सिटी चैप्टर का। जब कोई पॉपुलेशन उसमें बाहर से कोई फॉरेन स्पीसीज इंट्रोड्यूस करोगे तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्जॉटिक स्पीसीज। इस एक्जॉटिक स्पीसीज के नाते इसका इन्वायरमेंट, इसका इकोसिस्टम पूरा डिस्टर्ब रहता है, ठीक है। और वही एक्सटिंक्शन का मेन कारण होता है। अगर वो डोमिनेट निकल गया तो आसपास के जितने भी उससे रिलेटेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो एक्सटिंक्ट होना चालू हो जाएंगे, तो उसको बोलेंगे हम लोग एक्सटिंक्शन। तो एक्जॉटिक स्पीसीज के एक्सटिंक्शन, ये स्पीसीज के एक्सटिंक्शन का एक मेन कारण क्या है, एक मेन काज जो है एक्जॉटिक स्पीसीज का इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट है, हालांकि स्टेटमेंट ये भी सही है और ये दूसरा स्टेटमेंट है, ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये जो रीजन है वो एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ही नहीं, ये दूसरी चीज़ें यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। अब आगे हमारा स्टेटमेंट जो है, अब आगे क्या पूछा हुआ है, जनरली द पॉपुलेशन ऑफ प्रीडेटर्स इज स्मॉल। कह रहा है कि हमेशा जो पॉपुलेशन होता है प्रीडेटर्स का वो हमेशा स्मॉल होता है, ठीक है, छोटा होता है, क्यों, ठीक है। अभी क्यों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अभी स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट सही है। किसी भी पर्टिकुलर पर्सन इन्वायरमेंट में जो प्रोड्यूसर होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। रीज़न क्या है कि डायरेक्ट जो सनलाइट एक्सपोज होती है उनको ज़्यादा एनर्जी मिलती है, और वो ज़्यादा एनर्जी मिलेगा तो अपने पॉपुलेशन को ज़्यादा बढ़ाएंगे। इन पे फीड रहने वाले जो प्रीडेटर्स होते हैं वो धीरे धीरे घटते जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें एज़ पर लिंडमान 10% ला एनर्जी के सर्कुमुलेशन के चांसेस कम रहते हैं, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रीडेटर्स चेक द प्रे पॉपुलेशन। दोनों स्टेटमेंट सही है, प्रीडेटर्स जो है हमेशा प्रे के पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं, लेकिन मैंने जो एक्सप्लेनेशन बताया है कि हमेशा प्रीडेटर्स जो है
किसी इन्वायरमेंट में, किसी पॉपुलेशन में हमेशा कम क्यों होते हैं, इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये रीजन जो है, रीजन का स्टेटमेंट ये नहीं बताता है कि वाई द पॉपुलेशन ऑफ प्रीडेटर्स इज स्मॉल। ठीक है, मैंने क्या बोला था, ड्यू टू लैक ऑफ एज पर लिंडमान 10% लॉ, ड्यू टू लैक ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट बट द रीजन्स आर नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, इंटरफेरॉन्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट वायरस। ये बिल्कुल सही है, मैंने क्या बोला था, अल्फा इंटरफेरॉन्स जो है ये कैंसर काजिंग वायरस के अगेंस्ट लड़ता है। ठीक है, अल्फा इंटरफेरॉन्स कैंसर काजिंग वायरस के अगेंस्ट लड़ता है। तो इंटरफेरॉन जितने भी होते हैं वायरस के अगेंस्ट लड़ते हैं। प्रोटीन विच कैन बी सिंथेसाइज ओनली बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग आर इफेक्टिव अगेंस्ट वायरसेस। कह रहा है कि जो प्रोटीन्स होते हैं जो सिंथेसाइज होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, वो वायरस के अगेंस्ट जो है इफेक्टिव। ये ज़रूरी नहीं, बहुत सारे ऐसे प्रोटीन होते हैं जो एंटीबायोटिक हो सकते हैं, वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो किसी कैटरपिलर के अगेंस्ट, जैसे क्राई प्रोटीन की मैं बात कर रहा हूँ, चैप्टर 12 में पढ़ा था। वो प्रोटीन जो है, क्राई प्रोटीन जो है बायोटेक्निकल इंजीनियरिंग के थ्रू या जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू बनते हैं, तो वो कैटरपिलर को यानी आर्थ्रोपोड्स इंसेक्ट को मारता है। तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ये वाला स्टेटमेंट, रीजन वाला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। यहाँ पे इंटरफेरॉन्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट वायरस, यही स्टेटमेंट सही है, रीजन गलत है। रीजन का स्टेटमेंट ही गलत है, एक्सप्लेनेशन तो किसी का है ही नहीं, लेकिन रीजन्स का यहाँ पे स्टेटमेंट गलत है। तो हमको क्या मिला, हमको मिला कि स्टेटमेंट इज राइट वाइल द रीजन्स इज रॉन्ग, सो द ऑप्शन इज सी। ठीक है, असर्शन इज ट्रू बट द रीजन्स इज फॉल्स, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने क्या किया, हमने 3 पार्ट में आपको वीडियो भेजा था। एक पार्ट जो हमारा सैम्पल पेपर से था जिसमें आपको 5 ऑप्शन मिले थे, ई करके भी था एक ऑप्शन। ठीक है, तो उस पर आप फोकस मत करिएगा, वो हाई लेवल के एग्जामिनेशन के क्वेश्चन थे। इसके बाद जो आपने पार्ट 2 वीडियो आपको जो कल मिला था, उससे रिलेटेड जो वीडियो आपको मिलेगा, वो मिला है, वो आपको इस साल आने वाले क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इस साल आने वाले क्वेश्चन से रिलेटेड असर्शन रीजन है। ये पार्ट 3 वीडियो था, इसमें भी आपने 5 क्वेश्चन की स्टडी की। ठीक है, तो ये आप अपने हिसाब से इसको नोट करते जाएंगे, कॉपी में लिखते जाएंगे, ताकि असर्शन रीजन पे आपको एक लंबी सी प्लेलिस्ट भी बना के मैं अवेलेबल करा दूंगा, और उस प्लेलिस्ट के थ्रू आप जो है असर्शन रीजन पे अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को आप अच्छे से हैंडल कर पाएँ। थैंक यू।